हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया, और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जो परिजनों से मिलने के बाद सभी चीजों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी है, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई, सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह की शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की कि न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए, प्रशासन द्वारा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं सोचता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता हो, मुझसे भी बहुत सारी चीजें, मैं तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता हुआ इस बात को, कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में, तो उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है, और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह संस्थागत और ना इस तरीके से न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, ये कभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही है, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग, और मैं समझता हूँ वैचारिक चीजों की वांगी है गाजीपुर, ये पूर्वांचल की। आप लोगों को इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से, बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात से, सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मुख्तार अंसारी वाले मामले में? देखिए, मैं जो परिवार के लोगों ने बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ। आज आप गए थे अंसारी साहब के घर, क्या बताया लोगों? मैंने यही तो बताया, मैं अगले 1 साल अंसारी साहब को कोर्ट किया आपके सामने, और ये घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी घटनाएं उनकी जुबान से मैं सुनने के बाद आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हो कि कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ी हो।
लेकिन जहां माननीय न्यायालय में एफिडेविट दे रखा हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा, रुको, वहां पे अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत, मैं समझता हूँ अफसोसजनक के साथ साथ बहुत चिंता की बात है कि आगे देश कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। और देश कुछ लोगों की मर्जी से ही चलेगा क्या, कुछ लोगों की मानसिकता से ही चलेगा, या देश कानून के साथ ये जो न्याय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए चलेगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्टें आ रही है मीडिया की तरफ से कि हार्ट अटैक से डॉक्टरों ने बताया, नहीं, बहुत सारी बातें जो सरकार नहीं कह रही है वो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। जी, आप एक बहुत जिम्मेदार समाज के नागरिक हैं, हम आप सभी, क्या परिवार की इन सब बातों को अनदेखी किया जा सकता है इतनी बड़ी घटना में? क्या हम में से किसी के परिवार के साथ भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, क्या आप अनदेखी कर पाएंगे इन बातों को? इसलिए समाज बहुत संवेदनाओं से बना है, समाज कानून से चलता है, कानून के रास्ते से चलने के साथ साथ जिस तरह से एफिडेविट देने के बावजूद, आप मुझे बताइए 2 बजे आप पता करिए, यहाँ से जाइए आपके 20 किलोमीटर दूरी पे मोहम्मदाबाद थाना, 19-20 की रात में 2 बजे नहीं सॉरी 25 की रात में, 25-26 की रात में टेलीग्राम आया कि नहीं आया कि हालत नाजुक है, परिवार के लोग संपर्क करें। रात को 2 बजे मुझे बताया गया कि टेलीग्राम आया और अगले दिन शाम को 4 बजे वापस बैरक में भेजा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है तो क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 12, 14, 18 घंटे के अंदर वो उतना स्वस्थ हो जाएगा कि आईसीयू से निकाल के सीधा बैरक में, जहां कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर रह पाएगा? क्या ये बातें इतना पर्याप्त नहीं है सरकार की मंशा को समझने की? धर्मेंद्र जी, बात किया जाए तो कल रात बीती रात जो है ओवैसी साहब भी आए हुए थे, जो कि लगातार इंडिया गठबंधन का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव का अभी तक। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी, आली मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवारजनों साथ है और स्वयं वो परिवार वो पार्टी का अंग है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील इस घटना को लेकर और लगातार परिवार के लोगों के, जिम्मेदार लोगों के संपर्क में, और आज मैं भी आया हूं तो कहीं ना कहीं उसी बात का एक हिस्सा। 2024 चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति होगी, क्या इस पे असर देखिए, पड़ेगा? रणनीति वगैरह तो अभी नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात का मैं शब्दों में तो बयां करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ इतनी बड़ी घटना के बावजूद आदरणीय अफजल अंसारी साहब और उनके परिवार के लोग, इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनका मनोबल नहीं टूटा है और आज भी वो संकल्पित हैं। जो लड़ाई उन्होंने शोषित लोगों की, पीड़ित लोगों की, वंचित लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, जिस लड़ाई को वो लड़ते रहे, उस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ते हुए न केवल जनपद गाजीपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में वो लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बातें मैं आज सुन के मैं खुद आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी परिवार में जब घटना हो तो लोगों की हिम्मत अन्य सामाजिक, राजनीतिक की अन्य चीजों की नहीं हो पाती है। ये बहुत बहादुर लोग हैं सर कल और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून उस परिवार के लोगों की नसों में दौड़ रहा है। कब्रिस्तान भी गए थे? जी बिल्कुल, बिल्कुल गए थे। कल पल्लवी पटेल और ओवैसी ने जो तीसरा मोर्चा बनाया है पीडीएम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि कौन क्या कर रहा है। मैं आज संवेदना देने आया हूँ गाजीपुर में, कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। बाकी सवाल ये है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी जब चुनाव आता है तो जाने कितने गठबंधन बनते हैं, जाने कितने बिगड़ते हैं, आप भी जानते हो, कोई नई बात नहीं है। पल्लवी पटेल जी आज भी समाजवादी पार्टी की सिंबल की विधायक है। टेक्निकली वो आज भी साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी की ही विधायक है। वो अलग बात है, वो अपना एक दल चलाती है स्वतंत्र तौर पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट आया, उसके बाद से जांच टीम बना दी गई है और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने कहा गया है। देखिए, वो कहा गया है लीपापोती बहुत होती है, लीपापोती बहुत होती है। विकास दुबे की घटना की क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? अतीक अहमद जी की घटना की मीडिया के समक्ष लाइव हत्या हुई, क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? तो ये बातें नहीं है। हम लोगों समाजवादियों को भरोसा न्यायालय पर है
माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है, माननीय उच्च न्यायालय पे है। ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं, इन कमेटियों की कितनी जिम्मेदारी है या कितनी गंभीरता है वो आप सब जानते हो। सरकार की जांच पे भरोसा होगा? कतई नहीं होगा। जब जी, सरकार ही कटघरे में है, सरकार के अधीन रहते ही इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार के अधीन रहते ही अगर वो गंभीर बीमारी में थे तो 18 घंटे भी नहीं लगे, वापस बैरक में भेजे गए। क्या सरकार के सामने दिक्कत थी अगर इलाज को, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते? आईसीयू के बाद जनरली आदमी प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में लाया जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। क्या समाजवादी पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगी? बिल्कुल कर रही है मांग, समाजवादी पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है। आप क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं पार्टी को? हाँ, पहले दिन से मांग कर रही है। धर्मेंद्र जी, कल अफजाल जी ने बयान देते हुए कहा है कि लोग कह रहे हैं कि मुख्तार की कहानी का द एंड है, लेकिन कहानी अब शुरू होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा वो आप किस चीज को किस रूप में ले रहे हो। मैंने आपसे कहा कि मैं उनकी इस बात की हिम्मत की, मैं छोटा हूं उम्र में, मैं सराहना किस शब्दों में करूं, लेकिन बड़ी चीज थी। इतनी बड़ी घटना के बावजूद वो परिवार हिम्मत नहीं आ रहा। आखिर उन्होंने लोगों की सेवा न की होती तो उनके जनाजे में हम तो नहीं थे मौजूद, आप ही सबने दिखाया, लाखों लोग कैसे मौजूद होते। आखिर कहीं ना कहीं लोगों का, गरीबों का, मजलूमों का विश्वास, यकीन, भरोसा उनके और उनके परिवार के ऊपर। इन विषम परिस्थितियों में पूर्वांचल में क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव में? पूर्वांचल की जनता बहुत जागरूक है राजनीति के मामले में, बहुत समझदार, जिम्मेदार और देश की राजनीति को दिशा देने वाले लोग हैं। ये गाजीपुर की धरती मामूली धरती नहीं है, एक से एक बड़े देश के नेता। गाजीपुर लोकसभा को क्या देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या निश्चित तौर पे पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार आरडी अफजाल जी को घोषित कर रखा है और वो यहाँ से बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और वही नहीं जीतेंगे, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ साथ बगल की, चाहे हमारे जौनपुर जनपद हो, आजमगढ़ जनपद हो, मऊ हो, बलिया हो, अंबेडकर नगर हो, या आपके चंदौली से लेके आप चले जाइए अंबेडकर नगर भदोई तक, पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। विधानसभा में इस बात को साबित हुआ है और लोकसभा के चुनाव में भी ऐतिहासिक परिणाम आए। आपके सामने निरहुआ फिर है, क्या लगता है? कोई बात नहीं, कोई तो होता है, कोई नई बात थोड़ी है। क्या बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता कोई? निरहुआ है, अच्छी बात है, अच्छा है, उनको भी काम करने का लोगों ने मौका दिया और काम का समीक्षा का भी लोगों को मौका मिल रहा है। अगर कैंडिडेट हट जाते तो शायद समीक्षा का मौका ना होता। वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार से ऐतिहासिक जीत होगी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, हम लोग इसमें के नहीं है दम भरने वाले। हम तो आजमगढ़ की सरजमी को और वहाँ के लोगों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। आजमगढ़ के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने भी किया और आजमगढ़ ऐसी शानदार सरजमी जहाँ से सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हो, उन लोगों से पहले, हमारे बड़े नेताओं से भी पहले स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय रामनरेश जी वहां से सांसद रहे हो, स्वर्गीय राम बच्चन जी की कर्मभूमि रही हो, तो वो शानदार सरजमी है समाजवादी। सर, इस बार बुआ जी अलग लड़ रहे हैं। अब लड़ रही तो लड़ सकती है, वो तो फैसला उनका है। उसका क्या असर आएगा? नहीं, कोई असर नहीं। लोग देख रहे हैं, लड़ाई सीधी है, बीजेपी को हटाने की है और बीजेपी को हटाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो हमारा इंडिया गठबंधन, और उस इंडिया गठबंधन का कोई खेवनहार है उत्तर प्रदेश के मैदान में तो माननीय अखिलेश यादव जी। मुख्तार अंसारी की मौत का सरकार को फायदा मिलेगा या खामियाजा होता है? ये न सवाल आपको करना चाहिए और न इसका कोई जवाब बनता है। हम संवेदनशील इंसान हैं, हम उस विचारधारा के नहीं है जो इस तरह की घटनाओं में राजनीतिक गुरदोष या फायदे नुकसान नापे। बहुत संवेदनशील इंसान। धर्मेंद्र जी, पिछली लोकसभा में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ी थी और बहुत आप देख रहे हो कि कितनी सीटें आपने पाई थी और इस बार बीजेपी 80 की 80 सीट जीत का दावा कर रही है। अगर बीजेपी ने 20, अगर बीजेपी के दावों को आप इतना गंभीरता से लेते हैं मेरे पत्रकार साथी, तो आप बीजेपी के उस दावे को भी गंभीरता से लीजिए और उसका हिसाब किताब भी लीजिए, राजनीतिक व्यक्ति का या राजनीतिक दल का या उनकी घोषणा पत्र का या दावों का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आखिर बीजेपी के उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे, उन दावों का क्या हुआ? जिन दावों में बीजेपी के लोगों ने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बहुत नीचे ले आएंगे,
क्या वो दावे सच हो गए? बीजेपी के लोगों ने ही कहा था, उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए कहा था, उनका अपमान करते हुए कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र की तरह डॉलर की कीमत में रुपया बढ़ता चला जा रहा है। कहा था या नहीं कहा था? पत्रकार मित्रों, आप पे रिकॉर्डिंग होगी। आखिर उन दावों का क्या हुआ? आखिर उन दावों का बीजेपी का क्या हुआ जिन दावों बीजेपी के लोगों ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा? मैं बीजेपी के जो भी साथी हों उनसे पूछना चाहता हूं, और आप लोग कोई पूछ सके तो पूछिएगा, मेरे नाम से पूछिएगा कि आखिर देश बिकने की बीजेपी की परिभाषा क्या थी? जहां रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बीमा बेच दिया, सरकारी बैंकें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, बड़ी से बड़ी कंपनियां बेच दी। आखिर बीजेपी के लोगों की नजरों में देश बेचने की परिभाषा क्या है? तो बीजेपी का जो दावा पिछले 14 से लगातार अलग अलग चुनावों में अलग अलग मौके पे होते रहे हैं, उन दावों में अगर सच्चाई हो तो हम 400 पार के दावा उनको स्वीकार कर लें। और उन दावों में जो हालत है, जैसे हमारे आप हम इंतजार कर रहे दिखाता खुलवा के 15 लाख आएंगे, आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे 15 लाख आ जाएंगे। अगर वो दावे उनके सच निकले हो तो ये दावा सच मान लो, और अगर वो दावे सच नहीं निकले हो तो बीजेपी के किसी दावे को जनता गंभीरता से नहीं लेती। सर, पिछली बार लोकसभा चुनाव में दो युवाओं का साथ फिर रहा, यानी कांग्रेस में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। तो इस बार भी दो युवा फिर साथ में है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा? उत्तर प्रदेश से तो आएगा ही आएगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से आएगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश में एक मान्यता है कि उत्तर प्रदेश जिधर चल निकलता है सरकार दिल्ली में उसी की बनती है, तो इस बार उत्तर प्रदेश बीजेपी को हटाएगा, इंडिया गठबंधन को लाएगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी की और माननीय राहुल गांधी जी के मान और सम्मान को हमारा प्रदेश बढ़ाएगा। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि वो जहां भी सपा का प्रत्याशी उनका प्रचार नहीं करेंगे। अजय राकैया, मुझे जानकारी नहीं है, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्यों कहा है, मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं उसका कोई बात का न सकारात्मक न नकारात्मक कोई बात मैं उस मामले में नहीं कहूंगा। बसपा के गठबंधन टूटने से कोई असर नहीं है। अभी कल ही रामलीला में कांग्रेस और समाजवादी नेता सब साथ थे दिल्ली में। अब मुझे नहीं मालूम कौन से परिप्रेक्ष्य में क्या बात आप लोगों ने उठा ली। कई बार आप लोग भी तो सब कुछ अच्छा चलता है तो आपको दिक्कत होती है। बसपा गठबंधन टूटने से कोई मतलब बसपा का बना कहा था कि टूटा है? 2019 में बना, तो 19 के बाद 22 की परफॉर्मेंस क्या रही? आप ही की जेल में उठाइए, आप ही की जेल में उठाइए। अखिलेश जी का आना है सर इधर। आदरणीय अर्षित जी अभी टिकटों में और तमाम रणनीति में व्यस्त हैं, और बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कह रही है कि ऐसा कोई काम आप लोग मत करिएगा, जनता से अपील कर रही है कि श्री राम मंदिर बन चुका है और राम के सामने आप नजर न मिला पाए। किसने कहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, जगह जगह। नहीं, बीजेपी के लोगों को छोड़िए, इनकी बातों को छोड़ ही दियो, सवाल इसे मुद्दों पे करो। और पत्रकार मित्रों, आपकी भी जिम्मेदारी है और आपका भी इसी में हित है और आपका भी इसी यही कर्तव्य है देश के लिए भी। हम राजनीतिक लोगों के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी यही बनती है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर, क्योंकि बीजेपी के लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि उस संविधान में समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान न्याय मिला है, समान मौका मिला है। और यदि कोई दबा है, कुचला है, समाज में बैक वेंचर बनाया गया है, तो उसको आगे लाने का एक इंतजाम है जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं है। और इसीलिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि मुझे 400 पार चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं लोकसभा में 2/3 का बहुमत हो जाए, मन चाहा संविधान बना लें। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जो हजारों साल लोग याद करेंगे। इस तरह बीजेपी के लोगों से पूछो कि आखिर वो फैसले क्या हैं। जनता को तो जानने का हक है ना, क्या फैसले लेने वाली है।